जय हिंद सभी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे और बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप जैसा सभी लोगों को पता होगा दोस्तों कि आपके आरआरबी ग्रुप डी 2025 की वैकेंसियाँ आ चुकी हैं और इनके फॉर लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है 22/2/2025 है। तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो धीरे धीरे अपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट के लिए नहीं आप रखिएगा। ठीक, लास्ट में भर देंगे फिर बाद में वहाँ पे वेबसाइट वगैरह भी उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए अभी से ही अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो दोस्तों आपका एक सब्जेक्ट होता है साइंस, ठीक है, और साइंस आपके पेपर में 25 नंबर का आने वाला है और 25 में से आपके 25 नंबर अगर आप साइंस में ले आते हैं फ्रेंड्स, तो आपका यानी कि सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये बात समझिए आप। ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपके जो इस आरआरबी ग्रुप डी में जो पिछला प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था वो हुआ था आपका 2022 में हुआ था। ठीक है, तो इसके अपन को क्या पता होना चाहिए कि उसका पैटर्न कैसा था, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो उसी को हम देखते हुए आपको आज लेकर आ गए हैं 22 अगस्त 2022 का थर्ड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, थर्ड शिफ्ट का पेपर रहने वाला है आपका। तो फ्रेंड्स, और इसमें पूरा हम जितना भी एनसीईआरटी से अगल बगल आस उस क्वेश्चन के आसपास जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, उससे हम पूरा यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना किसी देरी के अब आगे बढ़ाते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला जा रहा है इसमें कि जो कुपिका होती है एल्वुलाई की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, नीचे यहाँ पर किया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से गलत विकल्प कौन सा है। ठीक है, यानी कि जो एल्वुलाई होती है उसके बारे में विशेषताएं दी गई हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा गलत है। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए एल्वुलाई क्या होता है। ठीक है, तो एल्वुलाई के बारे में जानने के लिए हम थोड़ा सा डायग्राम लेके लिए आपके आए हैं। तो डायग्राम में फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, एक तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, यानी कि श्वसन तंत्र है और यहाँ पे आपका नसल पासेस है, यानी कि आपका नस द्वार है। ठीक है, नसिका द्वार है। यहाँ से जब आप सांस लेते हैं तो यहाँ पे आपका ट्रैकिया के द्वारा, ठीक है, ट्रैकिया के द्वारा आपकी श्वास नली जो होती है आपका यहाँ से आपका आता हुआ यहाँ से जो ऑक्सीजन और जितना भी आपका एनवायरनमेंट में जितना भी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी आपकी जाती हैं कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और इन इन दो पार्टों को जो जो आपकी ट्रैकिया होती है दो भागों में विभाजित हो जाती है। इनको क्या कहते हैं, इन भागों को ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, ये आप बात ध्यान देना। ठीक है, जब ट्रैकिया दो पार्टों में विभाजित हो जा रही है तो उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। और अब जब ब्रोंकाई दोस्तों अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जा रही है तो उनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। क्लियर है ना, ये बात ध्यान देना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अभी एलपी का और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम हुआ है, जेई वगैरह में, इनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं इनमें। ठीक है, ऐसे मतलब डायग्राम दे देता था और एक्स वाई लिख देता था कि क्या है इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप बात ध्यान देना कि जब ट्रैकिया दो पार्टों में डिवाइड हो रही है तो उनको क्या बोल देंगे, ब्रोंकाई। और जब ब्रोंकाई अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाएगी तो उसको ब्रोंकियोल्स बोल देंगे। ठीक है, अब इन्हीं ब्रोंकियोल्स में दोस्तों छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। कैसी संरचनाएं, गुब्बारे जैसी। ठीक है, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं वैसी दोस्तों क्या पाई जाती हैं, एल्बुलाई। जैसे यहाँ पे जैसे ये है ना एल्बुलाई। ठीक है, तो ये एल्बुलाई दोस्तों गुब्बारे जैसी संरचना रखती हैं। ठीक है, और इनका वर्क क्या होता है कि जो हमने ना यहाँ पे श्वसन, ठीक है, जो सांस लिया हमने उसके द्वारा जितनी भी वायु आई उसमें से ऑक्सीजन को ये क्या कर लेती है, अपने अंदर चिपका लेती है। क्योंकि इसमें इसमें जो अंदर नलिकाएं होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, उसमें हीमोग्लोबिन आता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन यहाँ से ऑक्सीजन को चिपका लेता है तो इसमें ऑक्सीजन यहाँ पे इंटर हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है। ठीक है, और बाकी जितनी भी गैसें हैं वो आपकी वापस चली जाती हैं दोबारा। ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह वापस आ जाती हैं यहीं से। ठीक है, तो इस तरह से अब क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा कुपिका के बारे में आपका गलत है। ठीक है, तो पहला है कि इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है। ठीक है, इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है।
तो ये जो एल्वुलाई होती है ना, वो क्या करती हैं कि सतही क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं, लंग्स का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं, ताकि आपकी ऑक्सीजन आसानी से यहाँ पे ऑब्जर्व हो पाए, ठीक है, अवशोषित हो पाए, ठीक है ना। तो पहला तो आपका राइट है। उसके बाद इनमें रक्त वाहिकाओं का एक क्या है, विस्तीर्ण जाल होता है। तो मैंने बताया ना कि रक्त वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है, जहां पर आपका यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन यहाँ पे हीमोग्लोबिन में चिपक जाता है और पूरे शरीर में इसी ब्लड के द्वारा आपका पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। तो रक्त वाहिकाएं होती हैं और उसके बाद है अ, इनकी भित्तियां पतली होती हैं, ठीक है। तो इनकी भित्तियां पतली भी होती हैं, ये भी दोस्तों विशेषता है एल्वुलाई की। तो इसकी जो भित्तियां होती हैं यानी कि दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं, ये आप पॉइंट याद रखना। और बाकी तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है कि ये अंगुली नुमा संरचनाएं होती, तो अंगुली नुमा संरचनाएं नहीं होती दोस्तों, ठीक है। ये गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं, गुब्बारे जैसी, ठीक है। जो एल्वुलाई होती हैं, कुबका होती हैं, वो कैसी होती हैं, गुब्बारे जैसी संरचना होती है, ठीक है। कैसे, गुब्बारे जैसी, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान देना। अब जो अंगुलुनुमा संरचनाएं होती है ना, वो आप अंगुलुनुमा संरचनाएं होती हैं, वो आपकी सिलिया होती है, ठीक है, सिलिया, ठीक है। जो आपकी सिलिया, आप ध्यान देना, सिलिया कहाँ पे पाई जाती हैं, जो आपके श्वास नली, ठीक है, जो श्वास नली होती है ट्रैकिया में एक सिलिया अंगुलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, ये बात ध्यान देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि दी गई अभिक्रिया में डैश अपचायक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यानी कि अपचायक के रूप में यहाँ पे क्या करेगा, कार्य कौन कर रहा है, कार्य आपको बताना है। अपचायक, अपचायक यानी कि बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग, ठीक है, एजेंट ये होता है अपचायक का मतलब, यानी कि जो अपचयन करा रहा है वो, ठीक है, उसको कह देते हैं अपचायक। अब दोस्तों जो अपचायक होता है ना, वो उसका क्या होता है, ठीक है। जैसे कोई भी, जैसे अब जो अपचायक होगा ना, तो जो ये फॉर्मूला दिया गया है, रासायनिक फॉर्मूला, तो इसमें से जो अपचायक और या फिर बोल दे ऑक्सीकारक, वो कौन होगा, केवल इस तरफ के पद होंगे, लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। उत्पाद का भी अपचायक वगैरह या फिर उपचायक कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसका ना तो ऑक्सीकरण होगा ना तो इसका अपचयन होगा, इन वाले दोनों का, ठीक है, उत्पाद का। ये बात ध्यान देना, इन दोनों से हमें मतलब है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात कर रहा है अपचायक। और रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं दोस्तों, जिसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ये आप बात ध्यान देना, ऑक्सीडेशन, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ना, वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, बोले तो अपचायक, ये आप बात ध्यान देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आपका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है फ्रेंड्स, तो उसके लिए क्या जो है तो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, अगर किसी भी आपका यौगिक का क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होने के लिए उसमें या तो ऑक्सीजन क्या हो रही हो आपकी, जुड़ रही हो, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रही हो, या फिर आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन भी आपका निकल रहा हो, ठीक है ना। ये आप बात ध्यान देना, और बस यही चीज़ ध्यान देना है आपको। और उसके बाद देखो, अब यहाँ पे Fe2O3, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि Fe2O3 पहले यहाँ पे था, अब केवल Fe बचा है। तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया ना, तो यानी कि इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीजन हटना, अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, रिडक्शन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, रिडक्शन, क्लियर ना। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे, इसकी बात करते हैं CO की, तो यहाँ पे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में पहले एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो गए हैं, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो मैंने बताया ना क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और एक चीज मैंने बताई थी आपको कि अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हो रहा है यानी कि जिसका अपचयन हो रहा है, तो वो कहलाएगा आपका ऑक्सीकारक एजेंट, ठीक है, ऑक्सीकारक एजेंट, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपने अच्छे से नोट कर ली होंगी, ठीक है।
तो आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपका बोला गया है कि अपचायक के रूप में यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कौन कार्य कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, बिल्कुल एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। पहला यहाँ पर बोला गया है कथन आपका कि वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा के बारे में बात करें तो वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, ठीक है, NO2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है ना, NO2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे 10 जल के अणु होते हैं, तो ये धावन सोडा हो गया यानी कि वॉशिंग सोडा। और ये इसको किससे निर्मित किया जाता है, सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है। तो ये आपका फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। आपका जो सोडियम वॉशिंग सोडा होता है सोडियम क्लोराइड से ही निर्मित किया जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम 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 क्लोराइड में सोडियम होता है ना, तो यहाँ पर भी सोडियम है, यानी कि किसी न कहीं तरीके से आपका सोडियम क्लोराइड से आपका वॉशिंग सोडा बनता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। उसके बाद है कि यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पादों का निर्माण करता है, जिन्हें बाद में पानी से धो दिया जाता है। बिल्कुल बात सही है आपकी, ठीक है ना, क्योंकि यह गंदगी और ग्रीस वगैरह जितनी भी चिकनाई होती है, चिकनाहट वगैरह, उनको क्या कर देता है, घुलनशील पदार्थ में निर्मित कर देता है, ठीक है, यानी कि जल में घुल जाते हैं वो, और उसको बाद में हम पानी से धो देते हैं, ठीक है ना। तो आपका यही आंसर दोनों राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें है कि कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश किस रंग घटक का विचलन अधिकतम होगा, ठीक है। तो किस रंग घटक का विचलन फ्रेंड्स अधिकतम होगा, आपको इसके बारे में पूरा मैं डिटेल से बता देता हूँ। तो जब आप दोस्तों क्या करते हैं कि कोई कांच का प्रिज्म लेते हैं, ठीक है, कोई कांच का प्रिज्म लेते हैं और उसमें आप क्या करते हैं, श्वेत किरण, ठीक है, श्वेत रंग की किरण अगर ऐसे आप इसमें डालते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, आपका ये जो किरण है श्वेत किरण है, तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो किसी का कम विचलन होता है, किसी का ज़्यादा विचलन होता है। अब वो विचलन किस आधार पर होता है, क्योंकि ये जो किरण होती है ना, जो 7 किरण होती है, जो 7 कलर से जो श्वेत किरण होती है, श्वेत प्रकाश होता है, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इन 7 रंगों का अलग अलग सबका वेवलेंथ होता है, यानी कि लैम्डा जो तरंग दैर्ध्य है सभी का अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो तरंग दैर्ध्य दोस्तों सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है आपकी लाल रंग की, ठीक है। तो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उसका विचलन दोस्तों डेविएशन जो है सबसे कम होता है, यानी कि लाल रंग सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। और सबसे सबसे जो कम सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बैगनी कलर की होती है, ठीक है, बैगनी कलर की। इसलिए उसका क्या होता है, उसका विचलन भी दोस्तों बहुत अधिक होता है, यानी कि सबसे नीचे बैगनी कलर आएगा, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका कि यहाँ पे बोला गया है कि कौन से घटक का रंग कौन से रंग का घटक यहाँ पे विचलन अधिकतम होगा, तो बैगनी का यहाँ पे आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना, ये आप बात ध्यान देना। और लाल रंग का सबसे मिनिमम होता है, ठीक है, और तरंग दैर्ध्य इसकी लाल की ज़्यादा होती है, ये आप बात ध्यान देना, ठीक है, यानी कि वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसका डेविएशन कम होगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका डेविएशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ये इतना ही याद रखना आपको, ठीक है। बाकी अगर आपको यहाँ पे जो है तो क्रम याद रखना है तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि बै जा नी है पी और ना, फिर लास्ट में ला, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे बैगनी जामुनी, ठीक है ना, उसके बाद नीला हरा पीला नारंगी और लाल, ठीक है, ये आप क्रम याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है, ठीक है, यानी कि धात्विक गुण के बारे में बताना है कि सही क्रम कौन सा दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें आपका जो आपकी एलिमेंट्स वगैरह रखे होते हैं, ठीक है, तो वो अगर आप बाएं साइड से, ठीक है, तो बाएं साइड से अगर आप दाएं साइड की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर आपका घटता है, ठीक है, आप ध्यान देना, ठीक है।
जो धात्विक गुण होता है आपका घटता है। क्लियर है ना। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ स्तंभ में जब ऊपर की से नीचे की तरफ आप जाते हैं तो यहाँ पे जो मेटेलिक करेक्टर आपका बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। ये आप बात ध्यान देना, ठीक है ना। अब अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी धातु दी गई हैं। मैग्नीशियम, सोडियम, बेरियम, सीजियम, ये 4 धातुएं दी गई हैं। तो अगर हम पहला स्तंभ लेते हैं दोस्तों, पहला समूह जो ग्रुप होता है वो लेते हैं, तो उसमें कौन कौन सी धातुएं आती हैं। हाइड्रोजन तो धातु नहीं है, ठीक है, उसके अलावा सारी धातु होती है ली ना की, ठीक है, रब और से, ठीक है। तो सीजियम तक तो अपन को यहीं तक देखो मिल गई ना। और उसके बाद देखो मैग्नीशियम भी है, तो सोडियम के बाद यहाँ पे आपका मैग्नीशियम आ जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम। और बाकी मैग्नीशियम तक हमें चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे बेरियम भी है, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक पॉइंट देखिए कि जो आपका सोडियम का मेटेलिक करेक्टर होगा, ठीक है, यानी कि सोडियम जो धातु है उसका जो धात्विक गुण होगा वो मैग्नीशियम से ज़्यादा होगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका पहला समूह है, ये आपका दूसरा समूह है। तो जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपका मेटेलिक करेक्टर जो धात्विक गुण है घटता है। यानी कि जब सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाएंगे आप दाएं साइड, तो आपका धात्विक गुण घटेगा, यानी कि मैग्नीशियम का आपका जो है धात्विक गुण सोडियम से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो सोडियम से कम होगा, तो इसमें भी सोडियम से कम है, लेकिन इसमें सोडियम से ज़्यादा दे दिया गया, देखो धात्विक गुण, तो ये तो गलत हो गया। वैसे भी ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी देखो ज़्यादा दे दिया गया सोडियम से धात्विक गुण, तो ये भी गलत कर दिए। ऐसे भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें और इसमें, ठीक है, सीजियम और मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं आप, ठीक है। तो सीजियम देखो, मैग्नीशियम आपका यह रहा, ठीक है, दूसरे ग्रुप में है, एक तो वो दूसरे ग्रुप में मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो सीजियम है दोस्तों वो लेफ्ट साइड है, यानी कि सबसे अधिक धात्विक प्रॉपर्टी जो एलिमेंट मिलेंगे वो सबसे बाएं साइड पहले ग्रुप में, और सबसे नीचे की तरफ अगर जाएंगे तब बढ़ता है, ठीक है ना। सबसे यहाँ पे बढ़ता हुआ मतलब कि सबसे अधिक धात्विक गुण रखेगा सीजियम रखेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो सबसे अधिक धात्विक गुण सीजियम रखेगा, ठीक है, ना कि सीजियम मैग्नीशियम सीजियम से ज़्यादा रखेगा। इसलिए देखो सबसे ज़्यादा सीजियम है यहाँ पे, इसलिए आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मैग्नीशियम से ज़्यादा होगा सीजियम का धात्विक गुण, ना कि कम। यहाँ पे देखो कम बता रहा है मैग्नीशियम से, इसको भी रैंक कर देंगे, आपका पहला राउट राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, और इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे कुल धारा आपको गणना करना है, ठीक है। तो कुल धारा गणना करने के लिए सबसे पहले अपन को फ्रेंड्स क्या पता होना चाहिए, नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि धारा अगर आपको निकालना है तो आई बराबर क्या होता है, V/R होता है, ठीक है। तो कुल धारा आपको निकालना है, तो कुल धारा यानी कि निकालने के लिए आपको नेट रेजिस्टेंस भी पता होना चाहिए। तो वोल्ट तो आपको पता है, ठीक है, तो वोल्ट तो आपको पता है 4 है, लेकिन नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो रेजिस्टेंस दी गए हैं सीरीज में दी गए हैं, ठीक है, यानी कि एक के बाद एक डायरेक्टली जोड़ा है। अगर यही जो रेजिस्टेंस अगर ऐसे कुछ जुड़े होते, ठीक है, ऐसे अगर जुड़े होते, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको, ठीक है, ऐसे अगर जुड़े होते ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके अगर जुड़े होते, यहाँ पे 2 ओम लिखा होता और इधर भी 2 ओम, तो ये पैरेलल में हो गए, एक दूसरे के समांतर हो गए, ठीक है। लेकिन ये सीरीज में है, ठीक है, सीरीज में जोड़ा हुआ है, ये सीरीज में जोड़ा हुआ है। तो सीरीज में जोड़ा हुआ है अगर रेजिस्टेंस, तो उनका अगर नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो आर नेट बराबर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे जहां तक RN तक, ठीक है, जहाँ जितने भी दिए गए हैं सबको जोड़ देना सिंपली। तो वो आपका हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 यहाँ पे रखेंगे तो केवल आपका 1 एम्पियर राइट हो जाएगा, क्योंकि एम्पियर आपकी जो होती है वो विद्युत धारा की इकाई होती है, ठीक है। तो आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, नहीं, ठीक है ना। अगर यहीं पे पैरेलल में अगर नेट रेजिस्टेंस निकालना होता तो आप क्या करते कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। ये आप इस फॉर्मूले में रख देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एनवायरनमेंट से है, और बोला जा रहा है कि यहाँ पे संसाधनों की संधारणीयता के लिए इनमें से कौन से प्रयास उपयोगी होंगे, ठीक है। तो संसाधनों की संधारणीयता मतलब क्या हो गया कि जो आपके संसाधन होते हैं फ्रेंड्स, जैसे जितने भी, जैसे
क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, यानी कि आपका जो कच्चा तेल हो गया, आपका जो कोयला वगैरह हो गया, ठीक है, इस तरह के जो खनिज वगैरह होते हैं उनका जो आप ऐसा उपयोग करें कि वो बहुत लंबे समय तक चले, ठीक है, यानी कि सस्टेनेबल तरीके से आप उनका यूज करें। उसके लिए आपको कौन कौन से यहाँ पे प्रयास उपयोगी होंगे आपको बताना है। तो पहला यहाँ पे आवश्यकता ना होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर देना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर आवश्यकता नहीं है, आप रूम से बाहर जा रहे हैं, तो जो पंखे और लाइट हैं बेफालतू में चलते रहेंगे, उनको आप बंद कर दीजिए, ठीक है। जिससे आपको क्या होगा कि लाइट कम खपत होगी, ठीक है। लाइट कम खपत होगी तो जो जहाँ पे लाइट वगैरह प्लांट वगैरह में बनती है, तो वहाँ पे आपका उतना आपको बिजली कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको। जैसे कोयले से खने आप उनकी बिजली बनती है ना, ज़्यादातर अपने इंडिया में कोयले से ज़्यादातर बिजली बनती है, तो कोयला कम यूज होगा, ठीक है ना। अपन को लग रहा होगा कि सर मेरे पंखे भर बंद करने से क्या होगा, इस तरह सोच अगर पूरा अपना देश बदल देता है तो थोड़ी थोड़ी से में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जो कोयला अपन को अपन का 50-60 साल तक चलना है, 100 साल तक चलना है, वो और ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, ठीक है, अगर हम बेफालतू की यूज को कम कर दें। उसके बाद है सीढ़ियों की जगह पर लिफ्ट का इस्तेमाल करना। ये तो गलत हो गया ना भाई। सीढ़ियों की जगह पर अगर लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एनर्जी का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी की खपत ज़्यादा का जहाँ पे होगा तो आपका जितना भी संसाधन है वो क्या होगा, उसका भी जल्दी जल्दी खत्म होगा, ठीक है। तो उसके बाद जल संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करवाना, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो आपका जल संसाधन है उसको अगर आपको बचा के रखना है लंबे समय तक, तो क्या करना है कि जल की बर्बादी को रोकना है, ठीक है। अगर कहीं भी नल वगैरह बह रहे हैं तो उनकी मरम्मत करवाना है। उसके बाद है वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर वस्तुओं का संग्रहण करना है तो खाली कंटेनर उसका ही उपयोग करना है, ठीक है ना। उसके बाद है स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय अपनी कार का उपयोग करना, ठीक है। ये मतलब कि इसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो चीज़ें हों वही करना है आपको। साइकिल अगर पहले से यूज कर रहे हो, बाद में उसकी जगह आप कार यूज करने लगे, ये तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं हुआ ना फ्रेंड्स, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो आपका ACD आपका राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था ये, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपका कि ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो जिंक बन रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो अब क्रिया में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ZnO ऑक्सीकृत होकर Zn का निर्माण करता है, ZnO अपचयित होकर इसका निर्माण करता है, Zn रिडॉक्स अपक्रिया से नहीं गुजरता, और कार्बन अपचयित होकर CO का निर्माण करता है। तो अब क्रिया में क्या हो रहा है आपको बताना सही क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पे केवल जिंक बचा, यानी कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन, ठीक है, अपचयन, ठीक है, यानी कि ये इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है अगर इसका, तो यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। तो आपका इसका केवल अपचयन के बारे में यहाँ पे लिखा भी है कि ZnO अपचयित होकर Zn में परिवर्तित हो जा रहा है। तो ZnO का देखो अपचयन हो जा रहा है, ऑक्सीजन हट गया तो क्या बन गया, Zn बन गया, यानी कि जिंक बन जा रहा है, ठीक है। तो ये तो राइट हो गया आपका, लेकिन पहले में क्या गलती है वो देखते हैं। ZnO ऑक्सीकृत होकर, तो ZnO ऑक्सीकृत थोड़ी हो रहा है, ये तो अपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयित हो रहा है ना। उसके बाद Zn रिडॉक्स अपक्रिया से गुजरता नहीं गुजरता, ठीक है। तो इसका जिंक रेडॉक्स अपक्रिया से नहीं गुजरता, तो रेडॉक्स अपक्रिया से दोस्तों गुजरता है कि नहीं गुजरता, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका जो Zn है फ्रेंड्स, जिंक है, वो क्या हो रहा है, Zn रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में बात करें तो जिस ऐसी अपक्रिया है जिसमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, नहीं कि आपका उपचयन भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो Zn तो दोस्तों इस अपक्रिया में है ना, तो ये गुजर तो रहा है, तो इसलिए ये गलत होगा। ये भी कार्बन अपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है, तो कार्बन अपचयित होकर नहीं ऑक्सीकृत होकर कर रहा है, ठीक है। तो अपचयित नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा है कार्बन में, ठीक है ना। तो इसलिए आपका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है आपका कि एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वाट, ठीक है, सॉरी वाट नहीं वोल्ट पर 200 मतलब 2200
वाट रेट किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि उपकरण से यहाँ पे संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग कितनी होगी, ठीक है। तो फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग यानी कि आपको रेजिस्टेंस बताना, सिंपल सी बात यह है कि फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग क्या होगी और उसका रेजिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। प्रतिरोध, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 2200 वाट यहाँ पे रेट किया गया है, कोई हीटर है। तो यानी कि वाट मतलब क्या होता है, पावर, पावर की यूनिट होती है वाट, ठीक है। तो पावर पी बराबर क्या होता है आपका वी आई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो, आपको भी तो दिया गया है लेकिन आपको धारा यहाँ पे पता नहीं है, तो क्या कीजिए कि आपका आई बराबर क्या हो जाता है, वी बटे आर हो जाता है ना। तो आई की जगह वी बटे आर रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जब वी बटे आर रखेंगे तो वी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा ये। और 2200 यहाँ पे आपका दिया गया है, वी स्क्वायर आपको दिया गया है, तो यहाँ पे 2200 मल्टीप्लाई 2200 और बटे में आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को जब आप यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे तो 2 जीरो से पहले ये काट दीजिए, 22 से ये कट गया, ठीक है ना। तो अब आपका यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा, 22 आ रहा है, ठीक है। 22 22 ओम, ठीक है ना। लेकिन आपका यहाँ पे फ्रेंड्स फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग बताया गया है, यानी कि इसमें कितनी धारा यहाँ पे न्यूनतम यहाँ से प्रवाहित हो सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब धारा के बारे में पूछ रहा है ना, तो धारा निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर धारा ही पूछ रहा है तो धारा भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आई की जगह यहाँ पे आप आई बराबर भी की जगह रख दीजिए, कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट। और आपका रेजिस्टेंस कितना निकल के आया, 22 ओम, ठीक है। तो यहाँ से इसको रखेंगे तो आपका 10 एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट। नेक्स्ट देखेंगे, और अगर इसी में दोस्तों हीट वगैरह पूछ लेता है ना, तो हीट के लिए भी दोस्तों फॉर्मूला होता है, उसको भी आप याद रख लेना, एच बराबर, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, ये हीट के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, ठीक है। यानी कि परिसंचरण यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। परिसंचरण तंत्र यानी कि जो हमारा हार्ट वगैरह रिलेटेड हो गया है, ब्लड वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं, तो आपको बताना है कि गलत कौन सा है, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है आपको बताना है। तो पहला है आपका लसिका को ऊतक द्रव के ऊतक द्रव भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, मतलब कि ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपको गलत वाला बताना था। तो लसिका जो है उसको आप टिश्यू लिक्विड के रूप में भी आप जानते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है प्लेटलेट्स, रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है, ठीक है। तो प्लेटलेट जो होती हैं आपकी, वो रक्त के थक्के जमाने में आपको सहायता करती हैं, बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटी में दोस्तों हर लाइन एक छपी हुई है, ठीक है। आपको केवल स्टेटमेंट याद करते जाना है, ठीक है। जो प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, जो ब्लड में प्लेटलेट्स होती है ना, क्योंकि ब्लड में आप लोगों को पता होगा क्या क्या होता है, कि उसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो प्लेटलेट्स होती हैं वो रक्त के थक्के जमने में सहायता करती हैं। उसके बाद है कोशिकाएं संयुक्त होकर सिराएं बनाती हैं, ठीक है। तो जो कैपिलरीज होती हैं वो संयुक्त होकर क्या बनाती हैं, सिराओं का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान देना। छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, अलग अलग अंगों में जाती हैं, ठीक है, सभी जगह पूरे शरीर में फैली होती हैं, और ये मिलकर सभी जब मिल जाती हैं तो वो क्या बन जाती हैं, वेंस बन जाती हैं, ठीक है, सिराएं। और उसके बाद में आपका है कि तीसरा कि उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, ठीक है। तो उच्च रक्तचाप दोस्तों सिराओं के संकुचन के कारण होता है, ये आपका क्या है, गलत है। उच्च रक्तचाप दोस्तों सिराओं के संकुचन के कारण नहीं होता है, ठीक है ना। उच्च रक्तचाप आपका यानी कि हाई बीपी जो होता है ना, वो आपका होता है सिराओं में नहीं होता, वो आपका धमनियों में होता है, ठीक है, आर्टरीज में, ठीक है। तो ये आप बात ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसलिए आपका राइट हो जाएगा यही, क्योंकि गलत ही पूछा गया था आपसे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें से आपका है कि गोली दर्पण, ठीक है, गोली दर्पण के बारे में है। गोली दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर क्या किया जाता है, अभिसारित किया जाता है। और दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोई गोली दर्पण लिया गया है,
और उसमें क्या किया जा रहा है, एक किरणपुंज मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसारित करता है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु दिए गए उस पर अभिसारित करता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा सही है, तो उसके बारे में आप देखेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है स्टेटमेंट कि जब किरण पुंज आप उस गोली दर्पण में डालते हैं तो वो किरण कहाँ से होकर जा रही है, मुख्य अक्ष से होकर जा रही है। तो अगर आप दोस्तों उत्तल दर्पण के बारे में बात करें तो उत्तल दर्पण अगर ले लेते हैं तो ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, और अगर आप इसमें कोई रेज वगैरह डालेंगे ना, तो फ्रेंड्स वो क्या हो जाती है, जैसे यहाँ से रेज आज मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी ना, तो वो ऐसे यहाँ पे ऐसे दूर हट मतलब कि डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, बिखर जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए ये मुख्य अक्ष से तो टकराएगी नहीं, बाकी अब यहाँ पे जो है पीछे यहाँ पे आती हुई ऐसे प्रतीत होगी। ठीक है, ठीक है, फोकस से आती हुई यहाँ पे प्रतीत होगी वो किरण। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में मिलेगी नहीं मुख्य अक्ष पे। लेकिन यहीं अगर आप कॉनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं तो ये आपका उसका मुख्य अक्ष ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर अगर आप बात करते हैं अगर ये आपका मुख्य अक्ष हो गया और उसके समांतर आप भी आप कर गुजार देते हैं तो वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाती है। ठीक है, यानी कि मुख्य अक्ष के किसी पॉइंट से ही तो होकर जा रही है ना। क्लियर है ना, कहीं भी आप डाल दीजिए। ठीक है, तो वो आपके मुख्य अक्ष को ही किसी बिंदु पर किसी न किसी बिंदु पर जाके मिलेगी। ठीक है ना, तो किसी बिंदु पर अभिसारित होती है। तो दर्पण के बारे में कौन सा सही है, तो यहाँ पे प्रयुक्त दर्पण अवतल है, बिल्कुल सही बात है। तभी वो कोई भी किरण पुंज क्या होगी, मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर अभिसारित होगी। ठीक है, उसके बाद है कि दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक नहीं होगी फ्रेंड्स। ठीक है, वो आपकी ऋणात्मक होगी। क्लियर ना, क्योंकि यहाँ पे आपका अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों की क्या होती है, ऋणात्मक फोकस लेंथ होती है। और जो आपका उत्तल में कोई भी हो, चाहे दर्पण हो चाहे आपका लेंस हो, उसकी धनात्मक हो जाएगी लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ, इसलिए आपका ये गलत हो गया। उसके बाद है अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, किरण पुंज अगर आप कोई डालते हैं दर्पण में तो फोकस पर ही यहाँ पे मिलती है। ठीक है ना, तो आपका ये भी राइट है, तीसरा यानी कि ए और सी राइट है, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन है और इसमें है कि एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अपक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो एथेनॉल के बारे में बात करें तो एक तरह से एल्कोहल है और इथेनॉल यानी कि C2H5OH। ठीक है, C2H5OH यानी कि आपका एथेनोइक एथेनॉल हो गया। ठीक है, और उसके बाद में आपका यहाँ पर इसका क्या किया जा रहा है, ये एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में अगर परिवर्तन हो रहा है ना फ्रेंड्स, तो ये रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ में अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन लोग तो यहाँ पे क्या बन जाता है, क्या बन जाता है आपका CH3। ठीक है, COOH। ठीक है, यानी कि आपका एथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेनोइक एसिड। क्लियर है ना, तो आपका एथेनोइक एसिड में बन जा रहा है क्या, एथेनॉल। एथेनॉल आपका एथेनोइक एसिड में परिवर्तित हो जा रहा है। तो आपकी ये ऑक्सीकरण अपक्रिया हुई, क्योंकि आपका यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, बाकी आपका जल भी यहाँ पे बन जाता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी केवल एक ऑक्सीजन थी, यहाँ पे आपका 2 ऑक्सीजन के आपके परमाणु आ गए। ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका फिर से मिरर से रिलेटेड है। बोला जा रहा है अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड उसका 20 सेंटीमीटर है और जिससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो वस्तु की दूरी आपको बताना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको जो फोकस लेंथ दी गई है वो आपकी अवतल दर्पण के बारे में है, तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, किसमें, अवतल दर्पण में। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको अब प्लस और माइनस कैसे लेंगे, अब यहाँ पे आपको मिरर के बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो अवतल जो आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, उसमें छवि क्या बन रही है आपकी 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है,
तो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों अगर बन रहा है तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, दर्पण के लेफ्ट साइड ही हो रहा होगा ना, ठीक है, दर्पण के लेफ्ट साइड ही हो रहा होगा, तभी तो वास्तविक हो रहा है। अगर दर्पण के पीछे हो जाता दाएं साइड तो आपका काल्पनिक हो जाता। तो वास्तविक अगर हो जा रहा है तो यानी कि लेफ्ट साइड की दूरी तो हम क्या लेंगे, माइनस में ही लेंगे, ठीक है। ये बात आपको केवल यही चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपको केवल निकालना है कि वस्तु की दूरी कितनी है, दर्पण से आपको निकालना है। तो इसके लिए मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f बराबर हो जाता है 1/b और प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो -20 और इधर आपका -1/16 प्लस 1/u, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप बात करते हैं 1/u की बारे में बात करें तो 1/16 माइनस 1/20, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो 60 इधर एलसीएम ले लीजिए और इधर 1 माइनस 3 यानी कि आपका 1/u बराबर कितना हो जाएगा, -2/16, ठीक है। अब जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे 30 यानी कि आपकी जो u की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 हो जाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, आपको पढ़ना है। सबसे पहले बोला गया है कि कुछ महिलाओं में जो अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि ऐसी महिलाएं बच्चे पैदा करने में क्या हो जाती है, असमर्थ हो जाती हैं, क्योंकि जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, वो निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंच ही नहीं पाता। ऐसे मामलों में डॉक्टर क्या करते हैं कि IVF, ठीक है, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह देते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया के कुछ चरण आपको नीचे दिए गए हैं इन स्टेटमेंट के द्वारा और आपको बताना है कि गलत चरण कौन सा है, ठीक है। तो आपको इस विधि के बारे में बताना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड के बारे में, कि कौन सा यहाँ पे कथन गलत है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे छोड़िए, उसको बात करेंगे बाद में। तो जो दूसरा है, अंडाणु और शुक्राणुओं का संलयन शरीर के बाहर किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पे अगर आपकी जो ओविडक्ट होती है, फैलोपियन ट्यूब होता है, वो आपका अवरुद्ध हो जा रहा है, ठीक है, अंडवाहिनियाँ, ठीक है, अवरुद्ध हो जा रही हैं, तो यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अंडा जो देखो, सबसे पहले डायग्राम से अगर बता पाऊँ मैं आपको, ठीक है, इसका थोड़ा सा छोटा करके आपको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से बता दूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा मुझसे डायग्राम वगैरह उतना अच्छा तो बनता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको ट्राई करके बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, ऐसा थोड़ा सा कुछ समझ लीजिए आप, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है, मादा जननांग, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये आपके क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। यहीं से आपके अगर यहाँ पे जाम लग जाए, अवरोध लग जाए, तो आपका जो अंडाशय बन रहा है यहाँ पे अंडकोश, ठीक है, अंडकोश सॉरी, यहाँ पे आपका जो अंडा बनेगा, एग बनेगा, तो वो यहाँ पे जा ही नहीं पाएगा स्पर्म, तो ये इधर से स्पर्म जब जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो एग लिया जाता है और स्पर्म लिया जाता है, उसको बाहरी शरीर के बाहरी फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है इस मेथड के द्वारा, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड के द्वारा। आपको ये याद रखना, ठीक है। और युग्मनज बनता है और उसे 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में रखा जाता है, ठीक है। तो जो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा आपका एग और स्पर्म का, तो क्या बन जाएगा, आपका युग्मनज बन जाएगा, यानी कि जाइगोट बन जाएगा। अब जब जाइगोट बन जाएगा तो उसको 1 सप्ताह के बाद क्या किया जाता है, आपको यूटेरस यानी कि गर्भाशय में क्या किया जाता है, उसको रोप दिया जाता है, यानी कि उसको गर्भाशय में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है पूर्ण विकास गर्भाशय में ही होता है, गर्भाशय में ही पूर्ण विकास, बाकी सारी प्रोसेस नेचुरली रूप से ही होगी, जितनी प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन आपका जो अंडाणु और शुक्राणु का जो फर्टिलाइजेशन होगा ना, वो शरीर के बाहर कराया जाता है, क्योंकि आपकी जो अंडवाहिनियां हैं वो अवरुद्ध हो चुकी हैं, तो वो वहां से निकल ही नहीं पाएंगे और वो स्पर्म और आपके अंडाणु मिल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपका ये तीनों आपके करेक्ट हैं इस मेथड के द्वारा। और जो पहला है, युग्मनज को बाहर रखा जाता है और उसका विकास एक परख नली में, ये नहीं दोस्तों होता है, ठीक है, परख नली में विकास नहीं होता। युग्मनज तो बाहर बनता है, लेकिन हफ्ते भर के बाद उसको
जो युग्मनाज है जाइगोट है उसको आपको यहाँ पे गर्भाशय में ही रखा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है, ठीक है। तो श्वसन के दौरान दोस्तों पत्तियों में बोला गया है, लीफ में बोला गया है, तो पत्तियों के किस भाग से प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है। तो जो लीव्स होती हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपकी क्या है, एक तरह से ये आपकी क्या है, लीफ है, ठीक है, ये आप ध्यान देना, ठीक है। बना तो दिया मैंने वैसे हार्ट जैसा, दिल जैसा, ठीक है, लेकिन ये पीपल की पत्ती भी इस तरह की होती है, आप ध्यान देना, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों छोटे छोटे रंध्र होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं इस पत्ती में, जिसको अपन लोग क्या बोल देते हैं, स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा, क्लियर है ना। तो स्टोमेटा से ही दोस्तों जो गैसीय विनिमय वगैरह होते हैं, जैसे ऑक्सीजन को आपको बाहर छोड़ना पड़ता है, ठीक है, बाहर छोड़ना पड़ता है, ठीक है, और आपको पौधों को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको स्टोमेटा के द्वारा ली जाती है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ी जाती है, ठीक है। तो गैसीय जो प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है वो आपके स्टोमेटा के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। और जो स्टोमेटा के द्वारा आपका जो वेपराइजेशन भी होता है, वाष्पीकरण भी होता है, एसी के द्वारा होता है, ठीक है ना। और वाष्पीकरण में दोस्तों आपका मदद कौन करता है, गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल क्या होता है, एक गार्ड सेल होती है इसमें स्टोमेटा की, जैसे कोई ऐसा छिद्र है और इसके चारों तरफ ऐसी एक गार्ड सेल बनी होती है, ठीक है, गार्ड सेल बनी होती है, जिनमें अगर पानी आ जाता है, ठीक है, अगर पानी इसमें भर के फूल जाती है गार्ड सेल तो आपका स्टोमेटा खुल जाता है। अगर उस गार्ड सेल में अगर पानी नहीं है, सिकुड़ जाती हैं, तो वो आपका स्टोमेटा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोबेराने त्रिक के बारे में आपको बताया गया है और वो सही नहीं है, ठीक है। तो डोबेराने त्रिक क्या है कि इन्होंने एक मतलब कि जो उस समय डोबेराने त्रिक के समय पे जो जितने भी एलिमेंट ज्ञात थे उनको, तो उन्होंने क्या किया, उनको कि उन्होंने त्रिक बनाया, ठीक है। त्रिक कैसे बनाया कि जो पहला जैसे कोई यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, पहला अगर जो एलिमेंट ले रहे हैं और जो उनका तीसरा एलिमेंट होगा ना, उनके जो परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान का जो औसत होगा, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, ठीक है। यह बात ध्यान देना, जब उनको क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को सजाते हैं, जैसे पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से। तो इन्होंने दोस्तों ट्रिक दिया था और कितने इसमें दिए थे, कितने ग्रुप में दिए थे, कितने समूह में, 3 ग्रुप थे, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। अब पहले में दोस्तों क्या था आपका, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे देखो हो जाएगा, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा आपका क्लोरीन, ठीक है, और ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा दिया गया था कैल्शियम और स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये केवल 3 ही ग्रुप इन्होंने दिए थे, तो ये आप चीज़ ध्यान रखना। और बाकी जो आपका ये दिया गया है तो ये आपका टेक्नियम नहीं था, वो इन्होंने ये दिया ही नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों के विचार करते हुए सही उत्तर को चयन करना है। पहला है आयनिक यौगिक समानता क्या होते हैं, भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में बिखर जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपने एक आयनिक यौगिक, जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल सा एग्जाम्पल अगर आप ले लेते हैं तो आपका क्या होता है, नमक होता है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम आपकी धातु है, पॉजिटिव आयन रखिए, क्लोरीन आपका धातु है, एक तरह से गैस भी है, तो ये आपका नेगेटिव आयन ही रहेगा, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक यौगिक है। और लेकिन अगर इनमें थोड़ा सा नमक की डलिया, अगर आपने कभी नमक का टीला अगर आपने कभी तो देखा होगा कि वो कठोर होता है, ठीक है, अगर उसमें थोड़ा सी भी दवा डालेंगे तो आप टूट जाएगा, भंगुर हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है वो, ठीक है। तो वही कहलाता है ब्रिटलनेस, भंगुरता, ठीक है। और दबाव आरोपित करने पर टुकड़ों में बिखर जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा है आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि आयनिक यौगिक के दोस्तों गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्लियर है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयनिक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं, उसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला जा रहा है कि प्रेरित विभवांतर
की एसआई इकाई क्या होती है, ठीक है। तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। क्या होती है, वोल्ट, और उसको भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो प्रेरित विभवांतर की इसके बारे में फॉर्मूला V बराबर आई आर तो होता ही है आपका। एक V बराबर क्या हो जाता है आपका, वर्क अपॉन आवेश, ठीक है। ये भी आप याद रखना, ठीक है। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अब जब किसी चुंबकीय, ठीक है, जब किसी चुंबक को कुंडली के पास क्या किया जा रहा है, ले जाया जाता है, तो यह कुंडली में प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है, ठीक है। तो कुंडली में क्या उत्पन्न करता है, प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। और जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ठीक है ना। तो प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। यदि कोई चुंबक को हम क्या ले जाते हैं, किसी कुंडली के पास ले जाते हैं, तो वहाँ पे प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। और यदि हम किसी चुंबक को क्या करते हैं कि कुंडली के पास में बहुत तेजी से गति कराते हैं, ठीक है, गति को बढ़ाते हैं, तो क्या होगा। तो जब दोस्तों का कोई, जैसे यहाँ पे कोई क्या है, कुंडली है, ठीक है, कोई कुंडली है, जैसे ऐसे कोई कुंडली है, ठीक है। अगर इसके पास में आप मैग्नेट को लेके आएंगे, चुंबक को लेके आएंगे, तो इसमें क्या होगा कि वो आपका प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। प्रेरित विभवांतर आपको उत्पन्न हो जाता है। और अगर इस मैग्नेट को आप चुंबक के पास, ठीक है, इस चुंबक को अगर आप कुंडली के पास में बहुत तेजी से घुमाएंगे, गति करेंगे, तो आपका कुंडली में प्रेरित विभवांतर आपको बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, -n और डेल फाई अपॉन डेल टी, ठीक है ना। यानी कि आप जितने कम समय में फ्लक्स में जितना अधिक चेंज करेंगे, उतना ही आपका मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि वोल्ट यानी कि विभवांतर वही होता है, प्रेरित विभवांतर आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। ये आप बात ध्यान देना, क्योंकि आप उसको पास में जल्दी जल्दी से गति कराएंगे, तो आप जब मैग्नेट को बार बार गति कराएंगे तो यहाँ पे फ्लक्स में चेंजेस होंगे, ठीक है। क्लियर है ना। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसमें चेंजेस होगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रेरित विभवांतर बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत तेजी से गति बढ़ाना है, ठीक है, गति बढ़ानी है। तो गति बढ़ाएंगे तो कम समय में यहाँ पे फ्लक्स में चेंजेस होगा, तो आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बोला जा रहा है कि वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय, ठीक है, ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो ओजोन क्षय यानी कि ओजोन की जो लेयर है उसका क्षरण होना, ठीक है, उसके पतला होना, वही ओजोन क्षय कहलाता है। तो ये किसके कारण होता है, अपन जो एयर कंडीशनर में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हैं, अधिकतम उसी की वजह से होता है, ठीक है। और इसके होने से दोस्तों क्या होता है, अब एक पॉइंट और याद रखना है कि जो ओजोन लेयर होती है वो अपनी समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। तब अगर समताप मंडल में ओजोन पाई जा रही है, यानी कि O3 अगर आपकी जो ओजोन है वो आपकी समताप मंडल में पाई जा रही है, तब तो हमारे लिए फायदेमंद है। क्योंकि ये जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, विकिरण होती है, उनमें क्या होती है, उनको रोकती है वो, ठीक है ना। अगर यही ओजोन लेयर आपकी क्या हो जाए, अपन की क्षोभ मंडल, जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल है यानी कि जो सबसे पहली लेयर होती है पृथ्वी के बाद, ठीक है, ऊपर पट्टी के पास में, तो उसमें अगर ओजोन लेयर आ जाए ना, तो ये आपकी बहुत ही जहरीली गैस होती है, जहरीली गैस बहुत ही जहरीली होती है, ठीक है। ये आप बात ध्यान देने, एक प्रदूषक के रूप में कार्य करने लगती है फिर वो, ठीक है। तो अगर ओजोन का क्षय हो रहा है ना, तो विकिरण जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और अल्ट्रावायलेट रेज होने से बहुत दोस्तों स्किन कैंसर वगैरह जैसे डिजीज हो जाएंगे, स्किन कैंसर हो गया। और जो आपका मोतियाबिंद होता है आंखों में जो धुंध छा जाती है ना, मोतियाबिंद, ठीक है, सफ़ेद हो जाती हैं, लेंस आपका वाइट हो जाता है पूरा, वो मोतियाबिंद हो जाता है, उससे बहुत सारी इससे डिजीज होती हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज से। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि मानव नरों में जो वृषण है उदर गुहा से, ठीक है, बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपका टेस्टीज वगैरह होती हैं, टेस्टीज जो होती हैं आपकी, वो ह्यूमन बॉडी से बाहर लटकी रहती हैं, ठीक है, वृषण कोश नामक थैली में, ठीक है। वृषण कोश नामक थैली में आपकी जो टेस्टीज होती हैं जिससे आपका स्पर्म वगैरह बनता है, ठीक है, तो वो आपका कहाँ पे, आपका उदर गुहा से बाहर होता है, ठीक है, यानी कि आपके शरीर से बाहर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा दोस्तों डायरेक्ट हम चौथे ऑप्शन में जाएं तो ऐसा दोस्तों केवल इसलिए होता है कि यह शुक्राणु जो स्पर्म के निर्माण होता है टेस्टीज में,
उसके निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, क्योंकि शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन जो टेस्टिस के निर्माण के लिए जो टेस्टिस जो स्पर्म का निर्माण करते हैं, तो स्पर्म के निर्माण के लिए इससे लगभग 2 से 3 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर शरीर में ही अंदर चिपके होते तो 37 डिग्री सेल्सियस उनको भी टेम्परेचर मिलता टेस्टिस को, तो आपका स्पर्म तो बन ही नहीं पाते ना। तो शरीर से इनको इसलिए बाहर नेचुरली प्राकृतिक रूप से इनको लटकाया गया है ताकि इनका टेम्परेचर कम रहे और स्पर्म का आसानी से निर्माण हो पाए। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। इसका आंसर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य है। ठीक है, तो समजातीय श्रेणी यानी कि आपका होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हेक्सेन है ना, हेक्सेन यानी कि एल्केन, एल्केन आ रहा है, एल्केन साउंड। ठीक है, एल्केन, एल्केन। ठीक है, एल्केन, क्लियर है ना। तो यहाँ से एल्केन बन रहा है, एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, तो हेक्स, हेक्स मतलब क्या होता है, मैंने 6 होता है, मैंने पिछली प्रीवियस क्वेश्चनों में भी बताया था आपको। तो यहाँ पे आपका H कितना हो जाएगा, H12 हो जाएगा, नहीं 14 हो जाएगा। ठीक है, तो समजाति बताना है यानी कि एल्केन में ही रखना है, और उसका अगला बताना है, अगला बताना है यानी कि आपका हेक्सेन, तो उसका हेक्स के बाद क्या आता है, हेप्ट आएगा, हेप्ट। ठीक है, हेप्ट और एन, ठीक है, हेप्टेन आएगा, हेप्टेन। तो C7 और H 7 दूनी 14 दूनी 16, तो हेप्टेन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ हेप्टीन दिया गया, ये आपका रॉन्ग है, आपका तीसरा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, क्योंकि अगला सदस्य बोला गया है समजाति श्रेणी का। समजाति श्रेणी यानी कि जो आपका यहाँ पे आपका एल्केन का समूह का है, तो एल्केन वाला ही लेंगे, लेकिन उसका अगला लेंगे है तो हेक्सेन, तो हेप्टेन हो जाएगा। अगर हेप्टेन दिया होता तो क्या हो जाता, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन हो जाता। ठीक है ना, ये बात ध्यान देना। अगला नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें से फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक उत्तल लेंस है और लेंस से इतनी दूरी पर, ठीक है, 1.5 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु को रखा जाता है। रखी वस्तु के लिए आवर्धन जो बन रहा है -3 का आवर्धन उत्पन्न होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी आपको बताना है। ठीक है, तो जो लेंस का दोस्तों आवर्धन का फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, वो आपका V/U होता है। ठीक है, यहीं अगर मिरर होता तो यहाँ पे -V/U होता, लेकिन लेंस के लिए आपका V/U होता है। ठीक है, यानी कि वस्तु की लेंस से जो प्रतिबिंब की लेंस दूरी बटे वस्तु की लेंस से दूरी। ठीक है, तो V की वैल्यू आपको देखो दी नहीं है, V की वैल्यू प्रतिबिंब से दूरी आपको निकालना, V की वैल्यू निकालना है। M दिया गया है -3, और V की वैल्यू आपको निकालना है। U आपका कितना दिया गया है, -1.5 मीटर दूरी है। ठीक है, यानी कि इसको नेगेटिव लेंगे, क्योंकि आपकी जो U होता है हमेशा नेगेटिव होता है, आप बात ध्यान देना। ठीक है, U को हमेशा ऋणात्मक ही लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा मिरर या लेंस के आपका लेफ्ट साइड ही वस्तु रखते हैं ना। लेफ्ट साइड की जितनी भी दूरी है तो चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार उनको नेगेटिव ही लेते हैं। ठीक है, तो -1.5 यानी कि V की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस आ जाएगा 4.5 सेंट और मीटर। ठीक है, तो आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन ग्रुप डी, मतलब कि सभी लेवल को पार कर गया था। 2022 का ग्रुप डी की बात करें ना फ्रेंड्स, तो वैसा पेपर अभी तक जितने भी रेलवे के अभी तक एग्जाम हुए ना, तो वैसे पेपर कभी अभी सेट नहीं किया गया। ठीक है ना, ALP का हुआ, टेक्नीशियन का हुआ, साइंस के ऐसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, बोला गया है कि 1000 वाट रेटिंग वाले इलेक्ट्रिक हीटर और 2000 वाट रेटिंग वाले इलेक्ट्रिक गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। तो 10 दिनों में व्यय ऊर्जा आपको बताना है किलोवाट आवर में। ठीक है, तो किलोवाट आवर में आपको बताना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले 1000 वाट का जो रेटिंग वाला इलेक्ट्रिक हीटर है और 2000 वाट इलेक्ट्रिक गीजर है, ठीक है ना, और प्रतिदिन 4 घंटे यूज होता है ये दोनों। ठीक है, तो 4 घंटे यूज हो रहे हैं अगर दोनों, तो इधर से कितना बन जाएगा, 4000 वाट। ठीक है, और प्लस में इधर से कितना बन जाएगा, 4 दूनी 8000 वाट। ठीक है, क्लियर है ना, और टोटल कितना हो जाएगा, 12000 वाट। 4 दिन में 4 घंटे अगर यूज हो रहा है, एक दिन में कितना हो जाएगा टोटल यूज। ठीक है, एक दिन में कितना हो जाएगा,
12,000 वाट, ठीक है। और ये कितने, इसी तरह 10 दिन तक चलता है, तो 10 का मल्टीप्लाई अभी और करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये तो एक दिन का था ना 12,000 वाट। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,20,000 वाट हो जाएगा, ठीक है, 1,20,000 वाट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है किसमें, किलोवाट आवर में, ठीक है। तो किलोवाट आवर में आपको फ्रेंड्स बताना है जब, ठीक है, तो आपको किलोवाट आवर में बताना है ना, कि वाट आवर तो है ही है पहले से, क्योंकि घंटे भी तो हमने मल्टीप्लाई किया था ना। तो आपका वाट आवर है ही है, अब इसको किलो में और किलो और चेंज करना है, ठीक है ना, कि आपको 1,000 का भाग देना पड़ेगा, 3 जीरो आपके कट जाएंगे, तो 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज की शिफ्ट का। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, ठीक है। तो पौधे किस किस तरीके से आपका उत्सर्जन करते हैं आपको बताना है। तो केवल वाष्पोत्सर्जन और संग्रहण द्वारा नहीं, केवल वाष्पोत्सर्जन और विसरण द्वारा नहीं, केवल विसरण और संग्रहण द्वारा नहीं, वाष्पोत्सर्जन द्वारा भी करते हैं और विसरण द्वारा भी करते हैं, संग्रहण द्वारा भी करते हैं, ठीक है ना। तो संग्रहण दोस्तों जो ओल्ड जाइलम होते हैं ना, ठीक है, जो ओल्ड जाइलम होते हैं उनमें, ठीक है, ओल्ड जाइलम, अब जाइलम में कैसे लिखूं भाई साहब, जाइलम, ठीक है, ओल्ड जाइलम में दोस्तों क्या होता है, इनका संग्रहण हो जाता है, जितना भी वेस्ट पदार्थ होता है, जैसे, ठीक है, कोई भी चीज़ है तो वो आपका ओल्ड जाइलम में यहाँ पे स्टोर हो जाती है। और डिफ्यूजन यानी कि विसरण, विसरण के द्वारा ही तो आपकी जो यहाँ पे ऑक्सीजन बनती है सेल में, प्लांट सेल में, तो ऑक्सीजन बाहर आ पाती है ना सेल से, ठीक है ना। और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है, आपका जो जितना भी आपका जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में वो H2O बनता है, तो वेपराइजेशन हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया भी था, ठीक है ना। ये सारी चीज़ याद रखना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा दोस्तों लाइक कर दिया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं भी तो अच्छे आ जाते हैं, लेकिन लाइक तो जरूर कर दिया करिए ना भैया, आप देखते हैं लास्ट तक तो लाइक तो बनता है ना यार भाई, मेहनत करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।